हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज के इस वीडियो में मैं आपको नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। एकदम बिगिनर की तरह बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि अभी आई बिलीव अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अपने अभी 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट की होगी, नहीं भी है अगर आप 12th में भी हैं और नीट 26 में देना चाहते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी है, बट अल्टीमेटली मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अभी आप नीट की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको माइंड में लेके चलनी है अपने 2 साल के प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, जो आपको मोटिवेटेड रखेगी और आपको प्रॉपर 2 साल के लिए जो है ट्रेन करेगी, ताकि आप एम्स न्यू दिल्ली तक पहुंच सको, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सको और एक अच्छा स्कोर लेकर आओ। क्योंकि यार आई बिलीव डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और मैंने देखा भी है जो एम्स में आते हैं 2 साल प्रॉपर उन्होंने नीट की तैयारी कर रखी होती है 11th और 12th, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एम्स में ऐसे ही हैं। तो यार प्रॉपरली मन लगाकर पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, और ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बिना टाइम वेस्ट के आता हूं कि हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, हमारा फोकस जो रहेगा एटलीस्ट इनिशियल टाइम्स पे, आगे मैं आपको और भी गाइड करता रहूंगा, बट अभी इनिशियल टाइम्स पे हमें बेसिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यार बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनके लिए जो सिर्फ एक ही साल प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो ड्रॉप लेते हैं। उनको सबसे बड़ा जो है रीजन यही होता है ड्रॉप लेने का कि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अभी एग्जैक्टली उठ के हाई यील्ड या पीवाईक्यू पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप अपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करो, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। तो जो टॉपिक्स है उनको डीप में समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जेईई एडवांस लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं प्रैक्टिस करनी है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टफ क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। टफ क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, ये बुक भी सॉल्व कर लेंगे, दूसरा बुक भी सॉल्व कर लेंगे, 4 या 5 बुक सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल नहीं करना है, हमें समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर हमें बार बार वही चीज एक बार एनसीईआरटी में पढ़ना पड़े, एक बार मॉड्यूल में पढ़ना पड़े, एक बार क्लास नोट्स में पढ़ना पड़े, लेकिन अगर हमें वो टेक्स्ट पढ़ के समझ आ रहा है कि एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, समझ आ रहा है कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज हमें बेस्ट है हमारे लिए और उसी पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो और डीप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। मैं हमेशा से बोलता हूँ फिजिक्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो सीधे सीधे बस उनको लगता है कि फिजिक्स का मतलब है फॉर्मूला रटो और क्वेश्चन करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको समझना है कि चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, और आपको एक ओरिएंटेशन लेना है टॉपिक्स का। मैं मतलब यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, कंसेप्चुअल पढ़ना है, लेकिन आपको एक ओरिएंटेशन भी होना चाहिए टॉपिक का कि यार ये जो टॉपिक है वो कितना रेलिवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एग्जाम से बहुत ज़्यादा डेविएट होकर कुछ भी पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपके नीट सिलेबस में रेलिवेंट नहीं वो भी पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दोनों का बैलेंस बनाना है। पहले आपको एक ढंग का ओरिएंटेशन होना चाहिए कि हाँ यार इस चैप्टर में नीट में से इतने क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे जो ये टॉपिक को, ये चैप्टर को ढंग से समझना है, तो मैं थोड़ा डीप में भी प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। पेपर अटेम्प्टिंग सीक्वेंस को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिर ओएमआर फिलिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यार क्वेश्चन के साथ फिल कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिल कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद फिल कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यार फिजिक्स के लिए ये चीजें पढ़नी है, ये रिसोर्स पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, केमिस्ट्री के लिए ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये चीज मेरे लिए बेस्ट जो है फिगर आउट हो रही है, क्लास नोट्स को ऐसे यूज करना है, या फिर मॉड्यूल को ऐसे यूज करना है, मॉड्यूल में ये पार्ट करना है, ये पार्ट नहीं करना है। तो ये सब चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट कर सकते हो कि यार ये जो चीज है ये बेस्ट ऑप्टिमम है मेरे लिए। मैंने खुद भी जो है पहले 6-7 महीने तो मेरे बस इसी सब चीजों में फिगर आउट करने में निकल गया था कि स्टडी टाइम क्या रखना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। ये सब चीजें डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगी। मैं यहाँ पे एक ब्रॉडली आपको बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जो चीज है ना वो आपको खुद ही फिगर आउट करनी है। तो अब आगे बढ़ेंगे कंसिस्टेंसी से बिल्ड करने पे, लेकिन उससे पहले मेरे को मॉक टेस्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई। यार यूनिवर्सिटी की तरफ से ना एमर्ज मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है। सर ये जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में बहुत सारे सेंटर्स पे कंडक्ट होने वाला है, बेंगलुरु, हैदराबाद, बहुत सारे। आप नीचे में सब कुछ डाल दूंगा लिंक्स वगैरह। उसमें 10+2 स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ये टेस्ट जो है दे सकते हैं। जो क्वेश्चंस आएंगे डिफिकल्ट नहीं आएंगे, 10th लेवल के आएंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे। यहां पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करनी है, और इस टेस्ट को देने के बाद आप बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीत सकते हैं, जैसे कि KTM, ओला स्कूटर, मैकबुक, प्ले स्टेशन, एयरपोर्ट्स और भी बहुत सारे गिफ्ट्स। और सिर्फ ये नहीं, एक स्कॉलरशिप भी आपको जो है मिलेगी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पे। अप टू 1.5 CR तक का जो है स्कॉलरशिप है यहाँ पे। और क्या क्या कोर्सेज है आपको पता है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी जो है पैरामेडिकल के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि MLT, OTT यानी कि UG प्रोग्राम इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया। तो इस टाइप से जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, 3 साल के यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। गारंटीड इंटर्नशिप होती है 2 साल की, जिसमें आप अप टू 1.5 लाख तक अर्न कर पाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज
एक्सपीरियंसेस जो है ये आप इस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आप ये टेस्ट अपियर करते हैं। फायदा यही है कि अगर आप एग्जाम देते हैं आप बिना नीट के भी ये सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीम के हो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में जो है एंटर कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है एक ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन को भी जो है एंडोर्स कर रहा है। ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन फरीदाबाद में होने वाला है, इसी संडे होने वाला है 26 मई को। मैं खुद उसमें आ रहा हूं और भी बहुत सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स, टॉप एडुकेटर्स, टॉप डॉक्टर्स सब आ रहे होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, अपने एग्जाम एक्सपीरियंस हो गए, अपने करियर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हो गए, सब कुछ शेयर करेंगे। और हम बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे कि नीट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उसके लिए क्या अच्छे टिप्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपके नीट में कम स्कोर आ रहा है या फिर सीयूईटी में कम स्कोर आ रहा है तो आपको आगे आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। बेसिकली ये करियर काउंसलिंग सेशन टाइप होने वाला है। यहाँ पर आपके जो डाउट्स और क्वेरीज है वो भी लिए जाएंगे, वो भी सॉल्व किए जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम वो भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। कितने ड्रॉप लेने चाहिए, कितना क्या चीज वर्थ इट है, एमबीबीएस आपको करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या चीजें कितने वर्थ इट है, किसमें क्या प्रोज है, क्या कौन से, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यार आना मत भूलना बिल्कुल। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे सारी चीजें रेलिवेंट डाल दूंगा, लिंक्स वगैरह जो भी होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट का भी डाल दूंगा और ये जो काउंसलिंग सेशन है इसका भी डाल दूंगा। एंड जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन अटेंड नहीं कर पाएंगे उनके लिए यार हर सैटरडे ऑनलाइन भी सेमिनार जो है होने वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यार चेक करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे मैं आता हूं कि यार कंसिस्टेंसी के साथ हमें जो है सब चीजें बिल्ड करनी है। पिछले वीडियो में भी जो 25 के लिए मैंने बताई थी, मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंसिस्टेंटली रोज 6 घंटे पुटअप करो, चाहे आप वो कैसे भी कर रहे हो, चाहे उसमें कितनी भी पढ़ाई हो पा रही, लेकिन अगर आप 6 घंटे रोज पुटअप करो तो टाइम के साथ देखना आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जब आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप खुद ही पढ़ने बैठोगे, खुद ही 6 घंटे में आपकी आउटपुट और प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही होगी। तो कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बिल्ड करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम होगा। अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है। स्टडी आवर्स पे बिल्ड करो, पहले स्टार्ट करो 3 या 4 घंटे हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 घंटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इंप्रूव करो। एक हफ्ते के अंदर 3 घंटे को 3.5 घंटे करो, अगले हफ्ते 3.5 घंटे को 4 घंटे करो, एक महीने के अंदर अंदर उसको 5 घंटे करो, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर उसको 6 घंटे पे ले आओ। मेरे को भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 10th तक ना हमें 2 घंटे पढ़ने की आदत होती है, 2 या 3 घंटे पर डे पढ़ने की आदत होती है, बट आपको फिर अचानक से जो है वो स्पाइक आता है, आपको अचानक से वो प्रेशर आता है, तो 6 घंटे पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो वो धीरे धीरे बिल्ड करोगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन भी आपका सेम लेवल पे नहीं हो पाएगा। अभी यार क्या होता है, आधे घंटे पढ़ते हैं, इंस्टा खुल जाता है, इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फिर व्हाट्सएप पे किसी से बात करने लग जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स भी आपके धीरे धीरे बिल्ड होंगे। तो आपको वो चीजें ट्राई करते रहनी है, नई चीजें ट्राई करो, फोन को स्विच ऑफ करके रख दिया करो या फ्लाइट मोड पे डाल के रख दिया करो, या फिर अपने पेरेंट्स को दे दो कि भाई 6 घंटे के लिए रख लो, आप 6 घंटे में पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी आपको बिल्ड करना है कंसिस्टेंसी के साथ, कि यार आज जो है, आज मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, वो अगर मैं 40% पे मानता हूं तो मुझे पता है कि अगले रिवीजन पे मैं जब वो पढ़ूंगा तो वो 40 से 60% पे चला जाएगा, फिर अगले रिवीजन के बाद जब मैं PYQ करूंगा तो वो 80%। तो धीरे धीरे जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी, हमारी स्टडी आवर्स डेवलप होंगी, ये सब चीजें धीरे धीरे होगी। लॉन्ग टर्म में जो है आपको इसका असर मिलेगा और आपके स्कोर्स जो है इंप्रूव हो रहे होंगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कि भाई इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन पढ़े क्या। तो सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सेट रखना है। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है? देखो, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, समझना है आपको, और फर्स्ट टाइम में उसको अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी है आपके लेक्चर्स। तो लेक्चर्स बिल्कुल मिस मत करना। जो भी आपके क्लासेस हो रही है उसमें बिल्कुल चले जाना टाइम पे, क्लास में ध्यान से सुनना। सिर्फ चले जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे जाके अगर आप पीछे फोन चला रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्टेड हो तो कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप जब वापस आओगे अपने घर पे तो आप बहुत कम टाइम में उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत, क्योंकि टाइम वेस्ट आपका तब भी होगा जब आप वहां पे ध्यान से आपने सुना भी नहीं, फिर आप जो है अपने रूम पे आके उसको पढ़ने की कोशिश करो तो और ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ध्यान से सुनो, आधे घंटे के अंदर अंदर आप एक क्लास जो 1.5 या 2 घंटे की क्लास होती है उसको रिवाइज कर सकते हो अपने क्लास नोट से, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये कंडीशन ये कि सेम डे करना है। उसके बाद आप DPP कर लो, जो भी आपके टीचर आपको दे रहे हैं। मॉड्यूल करना है आपको, है ना। मॉड्यूल फिर थर्ड प्रायोरिटी पे है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर आपके क्वेश्चन जो आपके टीचर मार्क करवा देते हैं, फिर बता देते हैं कि यार मॉड्यूल की ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपको वो चीजें करनी है। अगर आप कोचिंग में जाते हैं, मॉड्यूल है तो आपको करना है। देन NCERT बिल्कुल ढंग से पढ़ना। अगर बायो है तो प्रायोरिटी थोड़ी NCERT की और अबव हो जाएगी, यानी कि आप जो है क्लास नोट्स पढ़ने से पहले ही जस्ट लेक्चर्स के बाद भी NCERT पढ़ सकते हैं। बायो के लिए थोड़ा सा प्रायोरिटी NCERT का शिफ्ट हो जाएगा, बायो हो गया या इनऑर्गेनिक हो गया, जस्ट लेक्चर्स के बाद भी आप NCERT डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ओके, देन आता है बाद में कंसेप्चुअल बुक्स। ये मोस्टली फिजिक्स के लिए रेलिवेंट है। फिजिक्स के लिए हम थोड़ा बहुत जो है थ्योरी अगर हमें समझना है, NCERT पढ़ के भी नहीं समझ आ रही है तो HC वर्मा रेफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड बुक का, ठीक है। तो कंसेप्चुअल बुक्स आप कर सकते हैं, या रेफरेंस बुक कह लो इसको, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बस समझने के लिए उसको यूज करना, उसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं करना है।
देन आपको डेफिनेटली पीवाईक्यूज करने ही है, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से कर चुके हो, आपने डीपीपीज कर लिया है, क्लास नोट्स आपके डन है, तो डेफिनेटली अगला स्टेप क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ये सारे टॉपिक्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप जो है एक बार क्विक रिवीजन के लिए, फिर क्विक रिकैप के लिए कि आपने पूरे चैप्टर को क्या क्या पढ़ा, पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, आप हैंडबुक का जो है यूज कर सकते हैं। रिवीजन में क्या रहेगा, रिवीजन में यही प्रायोरिटी आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो और अपोजिट चलो। तो रिवीजन में क्या है, देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ रिवर्स कर लो। कैसे रिवर्स करोगे, हैंडबुक पहले पढ़ो, रिवीजन है तो जल्दी जल्दी करना है। हैंडबुक पढ़ोगे तो आपको एक क्विक रिकैप मिल जाएगा कि यार चैप्टर में क्या क्या था। फिर आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, आपको पता लग जाएगा कि आगे जब मैं ब्रॉडली चीजें पढ़ूंगा तो मुझे इंपॉर्टेंट किस किस चीजों पे फोकस करना है। तो रिवर्स में क्या क्या कर रहे हैं हम, पहले हैंडबुक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर जो है हम यहाँ पे कंसेप्चुअल बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस बुक अभी रिवीजन के टाइम पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप रिवाइज करोगे, हैंडबुक हो गया, पीवाईक्यू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद आप जो है लेक्चर नोट्स या मॉड्यूल में से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो। यहाँ पे आप एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आप मॉड्यूल या डीपीपी जो भी सॉल्व करते हो उसमें स्टार मार्क करते रहना जो भी अच्छे क्वेश्चंस है, और साथ ही आपके मॉक टेस्ट के भी जो क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट में बहुत सारी हमसे गलतियां होती है, उन सब क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रख लेना। तो मॉक टेस्ट के स्टार मार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और यहाँ पे मॉड्यूल या डीपीपी के भी स्टार मार्क क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चलेंगे रिवीजन के टाइम पे, ठीक है यार। उसके बाद डेली शेड्यूल में मैं हमेशा से बोलता आया हूँ 6 घंटे को 2 घंटे में स्प्लिट कर दो। सिंपल 3 स्प्लिट करो, 2 घंटे आपके डेली प्रैक्टिस के लिए कि यार डेली जो आज मेरे को क्लास में लेक्चर्स में पढ़ाया गया हो, तो क्लास लेक्चर, क्लास नोट्स के सबके रिवीजन के लिए मैं 2 घंटे अलॉट कर रहा हूँ। 6 या 7 घंटे का कंटेंट जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया 2 घंटे में आराम से रिवाइज हो जाता है। उसके बाद 2 घंटे डीपीपी सॉल्व करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिजिक्स के क्वेश्चन करो, केमिस्ट्री के करो, बायो के करो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 घंटे आपको करने हैं। वो डिफरेंट डेज पे डिफरेंट होगा, किसी दिन सिर्फ फिजिक्स किया, किसी दिन केमिस्ट्री और बायो किया, किसी दिन फिजिक्स और बायो किया, तो इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और फाइनली जो लास्ट के 2 आवर्स है वो या तो बैकलॉग हो चुके हैं तो बैकलॉग पे लगाओ, या फिर अगर आपको कोई नया टॉपिक रिवाइज करना है तो रिवीजन पे लगा दो, ठीक है। अब आते हैं यार टेस्ट के स्प्लिट को। ये मैंने 25 एस्पिरेंट्स के लिए बताया था कि 14 दिन का जो है, 14 दिन के गैप होते हैं जनरली टेस्ट में, उसको कैसे डिवाइड करना है। लास्ट के जो 4 डेज है, टेस्ट के जस्ट 4 दिन पहले, ये वाला जो है ये चीज भूल जाओ, ये जो 2-2 वाला स्प्लिट इसको भूल जाओ। पूरे दिन सिर्फ टेस्ट की तैयारी करो। लास्ट के 4 दिन आपको टेस्ट से पहले सिर्फ टेस्ट की तैयारी करनी है पूरे दिन। और क्योंकि आप टेस्ट की बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हो तो ये जो 4 दिन का करंट सिलेबस है वो आपका छूट जाएगा। तो ये जो 4 दिन का करंट सिलेबस है वो आप अगले साइकिल में, यानी कि ये टेस्ट जब कंप्लीट हो जाए, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब आप फिर से डे 1, डे 2, डे 3 में आओगे, तब आप जो है पहले 4 दिन में ये पुराने 4 दिन का बैकलॉग कवर कर लेना। लेकिन टेस्ट के टाइम पे बाकी सब चीजें थोड़े से 4 दिन के लिए भूलना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। मॉक टेस्ट की सिलेबस जो है काफी हाई प्रायोरिटी होगी लास्ट के 4 दिन, क्योंकि अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कम रह जाते हैं, आपने करंट भले ही अच्छा पढ़ लिया हो या फिर आपकी सारी चीजें भले ही बैकलॉग वगैरह नहीं है, बट मॉक टेस्ट में अगर आपके स्कोर कम रह रहे हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। आपका मोरल डाउन होगा, मोटिवेशन घटेगा, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई रखना, मॉक टेस्ट में अपना बेस्ट एफर्ट डालना, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना। अच्छा स्कोर करोगे तो देखना माइंड आपका जो है अच्छा रहेगा, मोटिवेटेड रहोगे, बूस्टअप रहोगे और काफी अच्छा बाकी दिन भी आप जो है परफॉर्म कर रहे होगे। ठीक है यार, तो बेसिक प्लान तो देखो ये था, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है कि कैसे आपको बेसिक्स भी पढ़ने हैं, कैसे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको 2-3 चीज़ें जो है बैलेंस मेंटेन करके रखनी है। रिवीजन हो गया, बैकलॉग हो गया, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन में क्या रिसोर्सेज यूज करने। तो आई गेस मैंने सारे पॉइंट समराइज कर दिए हैं। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कुछ रेलिवेंट हुआ तो मैं डेफिनेटली कॉमेंट में रिप्लाई करके आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। सो यार आज के वीडियो में बस इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये कॉन्टेंट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, बिल्कुल लाइक कर देना यार, वीडियो को और रीच मिलती है। सब्सक्राइब करना ही मत भूलना मेरे चैनल को। मैक्सिमम स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करना। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।